ये जो वीडियो रहेगी ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे रहेगी एंड इसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे जो भी यूपीएससी में पूछा गया है, जितने भी लास्ट ईयर के 10 इयर्स के जो पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें यूपीएससी ने जो भी पूछा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसमें थ्योरी पार्ट जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, और जो हमारा एक तो थ्योरी पार्ट है और जो हमारे जो बेसिक डिज़ास्टर्स हैं अलग अलग टाइप के, वो भी इस पे हम कवर करेंगे एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये डिज़ास्टर क्या होता है, हाँ, आप डेफिनेशन देख सकते हो यहाँ पे। डिज़ास्टर जो है सेक्शन 2D ऑफ दिस इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, 2005 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ अ कैटास्ट्रॉफ मिसहैप calamity of grave occurrence in any area arising from the natural or man-made causes and causes damage beyond the coping capacity of the affected area. So disaster क्या होता है, कोई भी कैटास्ट्रॉफ, कोई भी मिसहैप, कोई भी कैलमिटी एक ग्रेव अक्रेंस की किसी भी एरिया में, अब वो कैलमिटी जो होती है वो नेचुरल भी हो सकती है, इट कैन बी मैन मेड ऑल्सो, ठीक है, एंड ऐसा डैमेज करे दैट इज बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। सो डिज़ास्टर क्या है अकॉर्डिंग टू दी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अगेन पढ़ लेते हैं एक बार। कैटास्ट्रॉफ मिसहैप कैलमिटी ऑफ ग्रेव अक्रेंस किसी भी एरिया में, ठीक है, ऐसी कैलमिटी, ऐसा मिसहैप या कैटास्ट्रॉफ जो कि नेचुरल और मैन मेड कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, यानी कि वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है, एंड वो ऐसा डैमेज करे विच इज़ बियॉन्ड द कॉपिंग कैपेसिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया, तो दैट इज़ डिज़ास्टर अकॉर्डिंग टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। देखो, डिज़ास्टर जो होता है वो होता है हैज़ार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी। ये हैज़ार्ड क्या होता है, देखो, अगर कोई पॉपुलेशन नहीं है, मतलब देयर इज़ रिवर, ठीक है, एंड यहाँ पे उसका फ्लड प्लेन है, ठीक है, जब फ्लड आएगा तो फ्लड प्लेन में फ्लड हो जाएंगे, दिस इज़ हैज़ार्ड, ठीक है। वल्नरेबिलिटी तब होगी जब यहाँ पे कोई पॉपुलेशन रह रही हो, ठीक है, यहाँ पे उनकी बिल्डिंग्स हो, घर हो, जैसे अक्षरधाम है, अक्षरधाम इन द ये दिल्ली में, ये यमुना के फ्लड प्लेन पे बना हुआ है, तो ये वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि फिज़िकली आप जो है वहाँ प्रेजेंट है, या आप मतलब कि फिज़िकल, इट कैन बी डिफरेंट, चलो वो पढ़ लेते हैं अभी। हैज़ार्ड जो होता है, सो डिज़ास्टर इज़ हैज़ार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी, ठीक है। डिज़ास्टर तभी होगा जब हैज़ार्ड वल्नरेबिलिटी से मीट होगा, मीन्स कि अगर आप यहाँ पे हो ही नहीं तो भले ही वहाँ पे एक सुनसान सी जगह है, वहाँ पे चाहे डिज़ास्टर आ जाए, हज़ार्ड आ जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे डिज़ास्टर नहीं कहेंगे, ठीक है, उसे डिज़ास्टर तभी कहेंगे जब वल्नरेबिलिटी मीट करेगी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है वो भी हम देखते हैं। सो व्हाट इज़ हैज़ार्ड, हैज़ार्ड कोई भी डेंजरस कंडीशन, ठीक है, कोई भी डेंजरस कंडीशन या इवेंट जो कि प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, आपके एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, या फिर लाइफ ले सकता है, इंजरी कर सकता है टू द लाइफ, ठीक है। सो जिसका पोटेंशियल है, हैज़ार्ड का क्या मतलब है, जिसका पोटेंशियल है। नाउ दिस इज कीवर्ड, पोटेंशियल, कोई भी डेंजरस कंडीशन जिसका पोटेंशियल है कि वो नुकसान करे, दैट इज हैज़ार्ड। दो तरह के होते हैं ये, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, जैसे वोल्केनो, सुनामी, ह्यूमन एक्शन, इन एक्शन से कोई एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट हो गया वगैरह। नाउ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी जो होती है अकॉर्डिंग टू द यूएन ऑफिस ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये होती है कोई भी कंडीशंस, ठीक है, जो आपकी ससेप्टिबिलिटी किसी भी इंसान की, कम्युनिटी की, या वहाँ पे कोई एसेट है, एसेट मीन्स कि मान लो कोस्टल एरिया में सुनामी आ जाए, और मान लो कि यहाँ पे जो हमारा व्हीलर आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पे जो व्हीलर आइलैंड पे हमारा DRDO का वो है, ठीक है, फिर इसरो का है पुलिकट लेक के पास जो श्रीहरिकोटा, ठीक है, मान लो दैट इज़ दी एसेट, वो एसेट्स हैं हमारे, ठीक है। अगर सुनामी आ जाए और वो वहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो
वल्नरेबिलिटी ही है वो, ठीक है। सो वल्नरेबिलिटी यूएन ऑफिस ऑफ डिजास्टर एंड प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग ये ऐसी कंडीशन विच आर डिटरमाइंड बाय द फिजिकल, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स से, सोशल फैक्टर्स से, इकोनॉमिक फैक्टर्स से, एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक कैसे? जैसे कोई जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, 11% मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। पुअर पॉपुलेशन है, ठीक है, मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो बहुत ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में रहेंगे। ज़्यादातर गरीब लोग कहाँ रहते हैं? बहुत ज़्यादा गरीब ही आपको फ्लड प्लेन एरिया में दिखेंगे, एनक्रोचमेंट जो होती है, ठीक है, वो जो फ्लड प्लेन एरिया में फॉर एग्जांपल, तो मोस्टली लोग वही रहेंगे जो पुअर है। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। ऐसा कहा जाता है कि जो डिज़ास्टर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोवर्टी गैप, ठीक है। अगर कहीं डिज़ास्टर आता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में तो चलो वो सारी बिल्डिंग अफेक्ट हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा डिज़ास्टर जैसे फ्लड प्लेन पे आप रह रहे हो, आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, अगर वहाँ पे किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन हो रहा है? गरीब लोग हो रहे हैं। सो दैट इज़ द इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। सोशल फैक्टर भी वैसे तो वही है, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो सोशो इकोनॉमिक को, बट सोशल फैक्टर में हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एल्डर पॉपुलेशन, या फिर वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, कोई ऐसी पॉपुलेशन जो थोड़ी सी ज़्यादा वल्नरेबल है, तो वो सोशल वल्नरेबिलिटी कहलाएगी। फिजिकल वल्नरेबिलिटी मीन्स जैसे आप फिजिकली आपके एसेट्स वहाँ पे है, या आप हो इंडिविजुअल एज अ कम्युनिटी वहाँ पे हो, आपका फॉर एग्जांपल घर है, ठीक है। सो फिजिकल प्रेजेंस की वजह से। और एनवायरनमेंट का मतलब हो गया, एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आप एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो और उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है और फर्दर और भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो वल्नरेबिलिटी क्या होती है, हमने देखा कि ये जो होता है ऐसी कंडीशन विच आर डिटरमाइंड बाय द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और प्रोसेसेस, जो कि दिस इज विच, ठीक है, विच इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड एसेट सिस्टम्स टू द इम्पैक्ट ऑफ हैजार्ड। इसको बहुत सिंपल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो कि वल्नरेबिलिटी ऐसी कंडीशंस, ठीक है, ऐसी कंडीशंस जो कि एक इंडिविजुअल की, कम्युनिटी की या एसेट्स की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं टू द इम्पैक्ट ऑफ हैजार्ड, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मॉनसून आता है और ये हमारा रिवर है फ्लड प्लेन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एक सेकेंड, ये आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब ये बिल्डिंग है और अगर यहाँ पे बिल्डिंग है तो दिस इज द वल्नरेबिलिटी, दिस इज द फिजिकल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। देन ये एक लाइन है ट्विग जे ने बोली थी कि इम्पैक्ट ऑफ अ डिजास्टर इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ अ कम्युनिटीज वल्नरेबिलिटी टू द हैजार्ड। वही चीज़ है कि डिज़ास्टर, कोई भी डिज़ास्टर का इम्पैक्ट डिटरमाइन कहाँ से होगा? उसकी वल्नरेबिलिटी से, कितना वल्नरेबल है पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर हैजार्ड से, दैट इज उसी से आप डिटरमाइन कर सकते हो इम्पैक्ट डिज़ास्टर का, ठीक है। करेक्टराइजेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी टू डिज़ास्टर्स, ठीक है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में। सो करेक्टराइजेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी टू डिज़ास्टर रिलेटेड, तो मुझे इसका बहुत ही करेक्ट आंसर तो नहीं मिला, बट बहुत सारी जगह पे पढ़ने पे ये दो चीज़ें मिली हैं। इतना कुछ खास नहीं है इसमें, बट देख लेते हैं। देखो, करेक्टराइजेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी टू डिज़ास्टर्स, ये दो मेथड इसमें यूज़ हो सकते हैं, साइंटिफिक अप्रोच या फिर पॉलिसी अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब हुआ कि जो भी हम प्रैक्टिकल वल्नरेबिलिटी को मेजर करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ जो मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है, तो उसका रिसर्च लाइन दैट इज़ साइंटिफिक अप्रोच। अगर आप उसके मतलब बहुत ही R&D वाली फॉर्म में चीज़ों को मेजर करके, सब कुछ कैलकुलेट करके, मेजर करके वो सारी चीज़ निकालते हैं, दैट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच। पॉलिसी अप्रोच होती है कि
आपको वल्नरेबिलिटीज़ टू डिफरेंट नेचुरल हैज़ार्ड उसका एक पूरा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए कि अच्छा यहाँ पे ये पॉपुलेशन रहती है, अच्छा यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन गरीब है, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे जो है ये टाइप के एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं वगैरह। तो दिस इज़ दी पॉलिसी अप्रोच। अब इससे क्या होगा, ये पता चलने से हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, दे विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। दिस इज़ एक्शन टू मिटिगेट द इम्पैक्ट। ठीक है, मिटिगेशन क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। सो वल्नरेबिलिटी, ये जस्ट एक डायग्राम है, यू कैन ड्रॉ इट। ठीक है, इसके बारे में सेंसिटिविटी क्या है, एक्सपोजर क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। एक डायग्राम है कि कोई हैज़ार्ड इवेंट आता है, ठीक है, तो कम्युनिटी एक्सपोज होती है। ठीक है, ये सेंसिटिविटी है कि टू द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर, ये हम आप भी आगे देखेंगे। इसको बस आप अभी एक जस्ट ऐसे ही आप यू कैन ड्रॉ इट। ठीक है, एंड वल्नरेबिलिटी इट इज़ डिसाइडेड, इस पूरे इन तीनों फैक्टर्स में आपकी वल्नरेबिलिटी ही आपकी इम्पैक्ट को डिसाइड करती है। ठीक है, अब ये आगे देखेंगे, ये आएगा भी। सो टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी हमने पहले पढ़ लिया वैसे तो, अभी इसको दोबारा से एक बार फटफट पढ़ लेते हैं। फिजिकल वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि लोगों की लोकेशन, प्रॉक्सिमिटी टू हैज़ार्ड जोन और स्ट्रेंथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू विथस्टैंड द डिजास्टर्स। मींस वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कितनी प्रॉक्सिमिटी है हैज़ार्ड जोन से, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ। ठीक है, टू विथस्टैंड द डिजास्टर्स। ओके, सो यहाँ पे आपकी फिजिकल वल्नरेबिलिटी के साथ साथ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी। मान लो कि आपकी बिल्डिंग तो है, बट अगर वो रेजिलिएंट है, फॉर एग्जांपल वहाँ अर्थक्वेक आ रहा है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है, वो झेल सकती है अर्थक्वेक को, तो वल्नरेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, दैट इज़ दी स्ट्रेंथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो कितना विथस्टैंड कर, दैट इज़ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना यहाँ पे, वही चीज़ है। सो वल्नरेबिलिटी टू द फ्लड इन अ फ्लड प्रोन एरिया, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, फ्लड प्रोन एरिया में अगर आपकी पॉपुलेशन रह रही है तो, या फिर आपकी कोई सेटलमेंट है जो कि स्टीप स्लोप पे है, तो भैया आप वल्नरेबल हो लैंडस्लाइड के, क्योंकि लैंडस्लाइड आएगा तो स्टीप स्लोप वाले ही ज़्यादा गिरते हैं ना, वो पूरा गिर जाएगा। तो आपकी वल्नरेबिलिटी, आप खुद ही उस जगह पे क्यों रह रहे हैं। ठीक है, फिर ये एक एग्जाम्पल है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हमने 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन वल्नरेबिलिटी, हिमालयन, प्लेन्स, कोस्टल। एंड हिमालयन में अलग तरह के डिजास्टर आएंगे जैसे अर्थक्वेक्स। ठीक है, कोस्टल में सुनामी आ सकती है, प्लेन एरिया में फ्लड्स आ सकते हैं। ईच ससेप्टेबल टू डिफरेंट डिजास्टर ड्यू टू देयर टोपोग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से। अब ये अगर आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं देने, ठीक है, या आपसे डायरेक्टली पूछा गया वल्नरेबिलिटी इंडिया की टू डिफरेंट डिजास्टर्स, तो आप ये एग्जांपल यहाँ से ये दे सकते हो कि वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया के हिसाब से फिजिकल वल्नरेबिलिटी में अगर आप वैसे देख ले हो तो 68% ड्रॉट प्रोन एरिया है, 59% अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, 12% फ्लड प्रोन एरिया है एंड 8% साइक्लोन है। फिजिकल वल्नरेबिलिटी में बेस्ट एग्जांपल आप ये दे सकते हो कि हमारी 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, वैसे रिवाइज होके 11,000 किलोमीटर हो गई है बेस्ड ऑन दी इनंडेशंस। लाइक इस तरीके से अगर आपकी ये जो है ना, जैसे अभी तो सिर्फ डायरेक्ट मेजर करोगे तो 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, लेकिन अगर इंडिया के मान लो कि ये तो डायरेक्टली मेजर हो गया, लेकिन इंडिया ऐसे तो नहीं है, इंडिया की कोस्ट लाइन ऐसे ऐसे होगी। ठीक है, तो वो अगर उस पूरे को ऐसे ऐसे करके पूरा जो मेजर किया जा रहा है वो 11,000 समथिंग किलोमीटर का पड़ रहा है। ठीक है, बट ठीक है, वो भी जस्ट एक न्यूज़ आई थी। देन 7500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन भी है हमारा इंडिया, तो आप जो है वहाँ पे साइक्लोन आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है। मॉनसूनल क्लाइमेट है, देखो मॉनसूनल क्लाइमेट की वजह से हमारा जो 3 महीने में ही 75 to 80% की जो बारिश है वो सारी की सारी 3 महीने में हो जाती है। अब इतना सारा पानी एकदम से बरस जाता है और हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी जो रिवर की होती है उससे भी ज़्यादा पानी हो जाता है, तो उसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। देन आता है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इट इज़ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ हैज़ार्ड ऑन द, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि इकोनॉमिक एसेट्स या इकोनॉमिक प्रोसेसेस पे क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट रहता है। डिजास्टर इफेक्ट्स जो होते हैं पॉवर्टी गैप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मान लो कि स्मॉल स्केल फार्मर है वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे ना ड्रॉट से, लार्ज स्केल फार्मर के पास कुछ ना कुछ
इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होंगी, कुछ ना कुछ वो इस तरीके से कर पाएंगे मैनेज, ठीक है। लेकिन जो एक स्मॉल स्केल फार्मर होगा वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा टू द ड्रॉट। और आप देख सकते हो पुअर नॉर्मली लिव इन दी हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द मार्जिनल एरियाज, ठीक है। मार्जिनल एरियाज में जैसे मान लो कोई अनस्टेबल स्लोप है तो डिजास्टर लैंडस्लाइड आ सकता है। फ्लड प्लेन में रहने वाले लोग मोस्टली पुअर मिलेंगे एंड वहाँ पे ना तो उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना ही इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो कोई डिजास्टर आने पे उससे डील कर पाए, ठीक है। आप ये भी दे सकते हो 11% FDP। और इनइक्वालिटीज़ है इंडिया में, ठीक है। मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से। लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर 22 करोड़ जो है हमारे ग्लोबल MDPI ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से 22 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की है, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। ओके, देन सोशल वल्नरेबिलिटी। सोशल वल्नरेबिलिटी जो है इट इज़ अ ससेप्टिबिलिटी ऑफ सर्टेन ग्रुप्स लाइक पुअर, ठीक है। पुअर हो गया, प्रेग्नेंट हो गए, लैक्टेटिंग वुमेन हो गए, डिसेबल हो गए, चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली हो गए, ठीक है। सो एल्डरली एंड डिसेबल मोर वल्नरेबल है ड्यूरिंग द, मान लो फॉर एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल है, फ्लडिंग आ गई या हीट वेव हो गए, क्योंकि उनकी मोबिलिटी इशू है, दे कैन नॉट मूव ईजिली, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है। उसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये भी फैक्टर्स है, ठीक है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी 20% से भी ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ देखी गई थी अगर आप 1960 से 2000 के बीच का लगाओ तो। सो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सोशल वल्नरेबिलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है जिसकी वजह से सोशल वल्नरेबिलिटीज है। देन देर इज़ ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी। इंस्टीट्यूशनल होती है आपकी गवर्नेंस मैकेनिज्म कैसा है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया तो उसके हिसाब से हमने क्या क्या बनाया, NDMA हो गया, जो NDMA हो गया, देयर स्टेट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है, डिफरेंट कमेटीज़ है, NEC है, SEC है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो वो उससे डील कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ रीजन ऑफ इंडिया में, इन सम रीजन्स ऑफ इंडिया, अगर आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, पुअर डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, तो आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। फॉर एग्जांपल टू द साइक्लोन, टू द फ्लड्स एंड बिल्डिंग कोड्स अगर आपके पुअरली इन्फोर्स्ड है, आपके पास लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग भी नहीं है, तो आपके अर्बन एरियाज़ में वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अर्बन फ्लड आ जाए, और अगर आप जो है आप अर्बन फ्लड्स आ गए, ठीक है, एंड जो है आपकी अर्बन प्लानिंग बेकार है, बिल्डिंग कोड्स, जस्ट अ मिनट, ओके। सो बिल्डिंग कोड्स के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया और आप ये बिल्डिंग कोड्स फॉलो नहीं किए हुए हैं तो आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। देन एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, इट इज़ रिलेटेड टू द environmental vulnerability, it is related to the degradation of environment and natural resources, ठीक है, that people depend on for survival। जैसे हम ऐसे देख चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इंक्रीज करता था ससेप्टिबिलिटी टू फर्दर फ्लड्स एंड ड्रॉट्स एंड ऑल। उसके अलावा एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आप एनवायरमेंट को ख़राब कर रहे हो, अर्बनाइजेशन से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। सो कहाँ थे हम, एक सेकेंड ना, आई जस्ट पॉज्ड द वीडियो। सो रैपिड अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। 31% पॉपुलेशन जो है हमारी 2011 सेंसस के हिसाब से जो है आपकी अर्बन है, ठीक है, 2011 से, लेकिन 2030 तक ये 41% हो जाएगी UNFP के हिसाब से। यूनाइटेड नेशन, UNFP क्या है एक बार चेक करना, पता ही होगा आपको, तो मैं भूल गई एकदम से इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फोरम फॉर पॉपुलेशन समथिंग, पता नहीं। ओके, सो कल्चरल वल्नरेबिलिटी क्या होगी, कल्चरल वल्नरेबिलिटी इट रेफर्स टू द कल्चरल बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन दैट कैन इन्फ्लुएंस हाउ कम्युनिटीज परसीव और रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर। फॉर एग्जांपल कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं अगर किसी सोसाइटी में जहाँ पे वुमेन मोस्टली, जो कि होता भी है कि वुमेन को एक्सेस टू रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द डिजास्टर, मतलब
इफ वुमेन इज लाइक सिक्लूडेड इन द प्लेस, ठीक है, एंड मोस्टली अगर मान लो कि आप अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हो एंड वुमेन दे आर जो है उससे वंचित रह जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, कोई डिज़ास्टर आएगा तो वुमेन की जो प्रिपेयर्डनेस है दैट विल बी इम्पैक्टेड, ठीक है, जो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, जो एक्सेस टू रिसोर्सेज होगा, ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स कई बार उस चीज़ को लिमिट करते हैं। देन आता है रिस्क। रिस्क क्या होता है? नथिंग, इट इज़ डिज़ास्टर रिस्क, ठीक है, अभी हमने जैसे वल्नरेबिलिटी पढ़ा तो दिस इज द सेम थिंग, वट इज डिज़ास्टर रिस्क, ठीक है, एक्सपेक्टेड मेजर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेज ड्यू टू अ हैजार्ड इवेंट। मान लो कि कोई हैजार्ड आता है, ठीक है, कोई भी हैजार्ड आता है तो उससे आपके कितने लॉसेज हो रहे हैं किसी भी गिवन एरिया में ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर एरिया में इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वहाँ पे जो है आपका क्या लॉस हो रहा है ड्यू टू हैजार्ड इवेंट, ठीक है। रिस्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजार्ड इनटू डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। सो जो हमने हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी पढ़ा था विच इज़ डिज़ास्टर, एंड अगर आप जो है इसमें कैपेसिटी से डिवाइड कर दो तो सो कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी रिस्क क्या है? देखो रिस्क जो है, कैपेसिटी अगर आपकी बढ़ गई तो रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। कैपेसिटी बढ़ गई मतलब कि आप जो है कोप अप कर सकते हो बट इजीली डिजास्टर से, ठीक है, सो दैट इज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल विद एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी कम्युनिटी दैट हेल्प्स टू कॉप विद द डिजास्टर, ठीक है। सो जितने भी स्ट्रेंथ्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, एट्रीब्यूट्स मीन्स आपके कुछ जो है एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज़, ठीक है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कम्युनिटी दैट हेल्प्स टू कॉप विद डिजास्टर, ओके। सो कैपेसिटी इट कैन बी फिजिकल कैपेसिटी, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोलॉजिकल। सो फिजिकल कैपेसिटी क्या मीन्स? आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लड वॉल्स बनी हुई है, एम्बैंकमेंट्स है फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए। सोशल में कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस है, लीडरशिप है, फर्स्ट एड हेल्प है, रेडीनेस है आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की, तो आपकी कैपेसिटी अच्छी है। इकोनॉमिक में सेविंग्स, सोशल सिक्योरिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल जैसे फॉर एग्जांपल एनडीएम में, इकोलॉजिकल जैसे कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आप क्लीन एनवायरनमेंट जो है आपकी पॉलिसी क्लीन एनवायरनमेंट को फेवर कर रही है, तो आपकी वल्नरेबिल जो आपकी कैपेसिटी है टू द डिज़ास्टर वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आप रिस्क कम हो जाएगा। देन दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इनका क्या फ़ायदा है, क्यों आपको वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट पहले कर लेना चाहिए। सो वल्नरेबिलिटी अभी हमने पढ़ा क्या होती है, ठीक है, और रिस्क भी हमने पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है, कि आपका कितना लॉस होगा वगैरह। तो क्यों करना चाहिए? देखो भाई वल्नरेबिलिटी क्यों पता होना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं ये चेक करूँ कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक से प्रोन पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में भी, माइक्रो लेवल पे भी, या फिर मैं चलो फ्लड से रिलेटेड देख लेती हूँ, ठीक है, फ्लड प्रोन पॉपुलेशन कितनी है, कौन से एसेट्स हैं जितने वल्नरेबल है, कौन सा एरिया है इंडिया का कहाँ जहाँ पे फ्लड सबसे ज़्यादा आते हैं, कौन कौन से एरियाज़ में आते हैं, और ये सब मान लो फॉर हमें पता है। कैसे पता है? हमने असेस किया, हमने वल्नरेबिलिटी चेक की, हमने रिस्क भी असेस करना है, यानी कि पोटेंशियल कितना लॉस होगा अगर ये डिज़ास्टर आ जाए तो, दैट इज़ द रिस्क असेसमेंट। और ये आप डिज़ास्टर आने से पहले ही तो करोगे, डिज़ास्टर आने के बाद भी एक प्रोसेस होता है, बट आप पहले इस चीज़ को जो है करोगे, ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा? उससे ये पता चलेगा कि मेजर एक्सपोज्ड एरियाज कौन से हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का क्या मतलब है? आप जाके जो है आपको एरिया का पता चलना, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लड आ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको एक्सपोज्ड हाई रिस्क एरियाज जो है, हाई रिस्क एरियाज जो है उनके बारे में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि पहला तो आपको हाई रिस्क एरियाज पता चल गए, तो आप क्या करोगे? आप जो है प्रॉपर तरीके से रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हो, रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हो। आप जो है टारगेटेड, ठीक है, टारगेटेड
मैकेनिज्म को यूज़ करके वहाँ पे मिटिगेशन के मेजर्स यूज़ कर सकते हो। मिटिगेशन मेजर्स कैसे? जैसे कि अगर अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स जो है वहाँ पे एनफोर्स करके, अगर कोई बिल्डिंग्स पहले से बनी हुई है तो तोड़ के तो बनाओगे नहीं, लेकिन कुछ प्रायोरिटी स्ट्रक्चर्स को आप रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। रेट्रोफिटिंग क्या होती है? ठीक है, कुछ इस तरीके से कि उस पे वल्नरेबिलिटी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की या बिल्डिंग की कोई स्ट्रक्चर की कम हो जाए। ठीक है, अगर ब्रिजेस है वो कोलैप्स हो सकते हैं, बट आप उसको इस तरीके से रेट्रोफिट करो कि वो कोलैप्स ना हो अगर अर्थक्वेक आए तो। सो दैट इज़ द रेट्रोफिटिंग। ठीक है, तो ऐसे मिटिगेशन मेजर्स हम ले सकते हैं। फ्लड प्रोन एरिया में जो फ्लड प्लेन, मान लो कि कोई बिल्कुल ही उसी एक हाई रिस्क जगह पे रह रहा है, फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड में बहुत ही स्टीप स्लोप पे कोई पॉपुलेशन रह रही है, तो आप क्या मिटिगेशन मेजर लोगे? यू विल रेलोकेट दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया ना, आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट देख लिया, आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया है। दूसरा, आप जो है कम्युनिटी को, जो आपकी कम्युनिटी है वहाँ पे, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। उनकी जो उनकी रेजिलियंस है टू द डिज़ास्टर वो बढ़ा सकते हो बाय अवेयरनेस जनरेशन, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे के, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ट्रेन करके। ठीक है, ये कर सकते हैं। और जो है आपकी जो है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया मिटिगेशन मेजर में। ठीक है, तो और एक आधा कोई पॉइंट है तो हम देख लेते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, यस, कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, आपने ये देख लिया कि एक पर्टिकुलर एरिया में कहाँ का कौन कौन सी ग्लेशियर लेक्स है। ठीक है, तो आप अर्ली लोकल लेवल पे अर्ली वार्निंग स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से ही तो इंस्टॉल करोगे उस एरिया में, क्योंकि आपने उसको चेक कर लिया है। ठीक है, सो एक्सपोज्ड एरिया को आइडेंटिफाई करना, फॉर एग्जांपल असम में, बिहार में कि बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, सो हाई रिस्क जोन आपने वहाँ से आइडेंटिफाई किए। रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हो बेस्ड ऑन रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी, सिवियरिटी ऑफ डिज़ास्टर की कितनी रहेगी उस हिसाब से डिज़ास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल केरल का डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान है फॉर फ्लड्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे उड़ीसा में साइक्लोन फेलिन आया था, बिकॉज वी हैड वेरी गुड अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर पाए। ठीक है, IMD ने जो अर्ली वार्निंग जो है पहले ही दी, और उससे काफ़ी सारे लोगों की जान बच गई, जो कि 1999 में आई गेस जो साइक्लोन आया था उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, लेकिन इसमें नहीं मरे इतने। देन कम्युनिटी इंगेजमेंट फॉस्टर कर सकते हैं, ओनरशिप। ठीक है, लोगों को रिस्क अवेयरनेस, ओवरऑल डिजास्टर रेजिलियंस, ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एंड ऑल लिख सकते हो। ठीक है, देन दिस इज़ दी उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था 1999 में 10,000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, लेकिन 2019 में सिर्फ 92 कैजुअलिटीज़ हुई थी, एंड दैट वाज, ये फैनी साइक्लोन का है, ऐसे ही फेलिन भी था 2013 का, वहाँ पे भी बहुत कम कैजुअलिटीज़ हुई थी। साइक्लोन रिलेटेड तो ज़ीरो कैजुअलिटी थी, ये तो एडिशनल है कि, बट एग्जैक्टली जो साइक्लोन रिलेटेड कैजुअलिटी थी दैट वाज ज़ीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स जो होते हैं नेचुरल भी होता है और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी होते हैं। NDMA ने बोला है, ये हमने लिया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान से 2019 वाला। ओके, सो ये है नेचुरल डिज़ास्टर्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं 5 उसमें। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि ये किसने लिया है, ये वहाँ पे लिखा हुआ था प्लान में कि डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डिसइन्वेंटर, वो क्लासीफाई करते हैं नेचुरल डिज़ास्टर को 5 कैटेगरी में। यू कैन ऑल्सो राइट कि NDMA क्लासीफाई कर रहा है 5 कैटेगरी में। ठीक है, बिकॉज NDMA हमने प्लान से ही उठाया ये। सो पहला है मेट्रोलॉजिकल, जो शॉर्ट टर्म जो हमारे वेदर चेंजेस होते हैं ना, उनसे रिलेटेड है। तो स्मॉल टू मीजो स्केल एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस की वजह से जो होता है दैट इज मेट्रोलॉजिकल। जैसे साइक्लोन
एक नेचुरल फिनोमेना है, पहले से ही चल रहा है। एक इस पे कोई क्लाइमेट चेंज की कोई बात नहीं है। मेट्रोलॉजिकल में साइक्लोन हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो आते हैं, ठीक है, कोल्ड वेव, हीट वेव एंड लाइटनिंग, ये 3 चीज़ें जो हैं, 3-4 चीज़ें, ये है मेट्रोलॉजिकल, बिकॉज ये एक नॉर्मल वेदर फिनोमिना की वजह से है। क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग लिव्ड मीजो टू मैक्रो स्केल ये प्रोसेसेस है, ठीक है, प्रोसेस एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस की वजह से हो रहे हैं। दैट इज लॉन्ग टर्म, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हो रहे हैं। जैसे ड्रॉट आ गया, एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सट्रीम, लाइक नॉर्मल कोल्ड वेव हीट वेव जो चल रहा है वो नहीं, बट जो एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड कंडीशन हो गई है कहीं पे। ग्लेशियर लेक, एक सेकेंड, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, या फिर फॉरेस्ट फायर है। ये फॉरेस्ट फायर भी क्यों बढ़ती जा रही है अभी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, ये भी सेम, एंड ड्रॉट ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो दिस इज क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है। जियोफिजिकल, जैसे कि वो बड़े बड़े लाइक अर्थक्वेक आता है, पूरी धरती हिल गई, सुनामी आ गई, पूरी धरती हिल गई, वोल्केनो आ गया, पूरा धरती का माल बाहर निकल आया, ठीक है। सो दैट इज जियोफिजिकल, जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिनोमिना की वजह से है। और अर्थक्वेक से, जो अर्थक्वेक के बाद जो लैंडस्लाइड आता है ना, एक तो नॉर्मल लैंडस्लाइड आया रेनफॉल वगैरह से, एक होता है कि जो अर्थक्वेक के बाद लैंडस्लाइड आया, पानी की बारिश की वजह से नहीं आया, ये अर्थक्वेक की वजह से आया है, तो उसको भी आप जियोफिजिकल में रखोगे। अर्बन फायर अगर आ गई है अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या वोल्केनो की वजह से, तो उसको भी आप इसमें रखोगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अर्बन फायर को इसमें नहीं रखोगे, वो तो मैनमेड भी हो सकती है। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल यानी बारिश, पानी की वजह से, जो नॉर्मल वाटर साइकिल की में डेविएशंस की वजह से डिजास्टर आते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है। जैसे कि फ्लड आ गया, फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड क्या होता है? फ्लैश फ्लड होता है एकदम से एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल 6 घंटे में एकदम से बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि पानी भर गया वहाँ पे विद इन 6 आवर्स, ठीक है, दैट इज फ्लैश फ्लड। तो बारिश की वजह से ना, तो लैंडस्लाइड आ गया, जो नॉर्मल लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है, पानी बारिश की वजह से होते हैं मोस्टली, तो बारिश की वजह से ही लैंडस्लाइड आते हैं। एवलेंशे आ गए, ठीक है, रॉक फॉल, मड फ्लो, डेब्रिस फ्लो, ये सभी चीज़ से एसोसिएटेड है। इसलिए यहाँ पे वेव एक्शन, जो वेव एक्शन क्या, वेव एक्शन की वजह से जो कोस्टल एरिया में है उसकी वजह से अगर कोई डिजास्टर आता है तो दैट इज़ द हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर में ही बायोलॉजिकल कौन सा होगा? जैसे कि जो कोई एपिडेमिक आ गया, जैसे कोविड था, दैट वाज अ बायोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर। ऑर्गेनिक ओरिजिन या कन्वेड बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स, जैसे कोई इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, जैसे एपिडेमिक, यहाँ पे आप कोविड का एग्जाम्पल दे सकते हो। और एनिमल स्टैम्पीड, एनिमल स्टैम्पीड की वजह से कोई डिजास्टर है तो, मतलब एनिमल स्टैम्पीड इज इटसेल्फ अ नेचुरल डिजास्टर, बायोलॉजिकल, ठीक है। देन ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है, एनडीएमपी 2009 के हिसाब से। अब ये जो है ह्यूमन इंड्यूस्ड, ये हमने एनडीएमपी के हिसाब से नहीं लिखा, ये हमने जनरल लिखा है, ठीक है। ये लाइन इसमें दे रखी थी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट हो रही है हाई रिस्क जोन में, एनवायरनमेंट को आप डिग्रेड कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो वल्नरेबिलिटी को और एग्रावेट कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस तो फिर भाई बहुत कुछ हो सकता है, इट कैन बी बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जैसे कि आपने कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट को इंटेंशनली यूज़ किया है। अब यहाँ पे आप कोविड को नहीं भी रख सकते हो, रख भी सकते हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट एलिज्ड है, ये एलिज्ड है कि चीन ने फैलाया था, ठीक है, लेकिन अभी आप कह नहीं सकते। सो दैट इज़ बायोलॉजिकल वॉरफेयर में फॉर एग्जांपल बायो टेररिज्म होता है, ठीक है। तो वो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी इंडस्ट्री में हो सकता है, फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ, विशाखापट्टनम में भी हुआ था गैस ट्रेजिडी आई थिंक 2020 में। न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं, जैसे चेरनोबिल, एक डिज़ास्टर हुआ था चेरनोबिल रशिया में, और फुकुशिमा भी हुआ था, ठीक है, न्यूक्लियर डिज़ास्टर। तो ये डिज़ास्टर हो गया। फायर एक्सीडेंट्स, कोई आग लग गई कहीं पे, फॉर एग्जांपल अभी कोचिंग, दिल्ली में कोचिंग सेंटर है यूपीएससी का ही था,
वहाँ पे आग लग गई थी। विजयवाड़ा में एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी 2020 में, ठीक है। एक कोलकाता के आमरी हॉस्पिटल में आग लग गई थी। तो फायर एक्सीडेंट। ऑयल स्पिल्स होते हैं ओशंस में, जैसे कि जो आपके ऑयल स्पिल्स क्या, पेट्रोल वगैरह कुछ बिखर जाए, डीजल या कोई भी हाइड्रोकार्बन वैसा लिक्विड। सो ओशन में फॉर एग्जांपल एंडोर, अभी रिसेंटली कर्च स्ट्रेट पे हुआ ना, कर्च स्ट्रेट पे जो कि रशिया क्रीमिया वाला रीजन है ना रशिया का, वहाँ पे अभी ऑयल स्पिल हुआ, ठीक है। और उसके अलावा इंडिया में हुआ था एंडोर में हुआ था तमिलनाडु में। देन अर्बन फ्लडिंग, माइन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग और माइन फ्लडिंग क्या है? अर्बन फ्लडिंग तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो नॉर्मली तो इतना भी पानी नहीं भरना चाहिए। गाँव में बारिश होगी तो वो इतना नहीं भरेगा क्योंकि कच्ची रोड है, बहुत सारा ओपन एरिया है, खेत वगैरह है, तो पानी रिस्क के नीचे चला जाएगा आराम से। इतनी बारिश भी होगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अर्बन एरिया में बारिश होगी बिकॉज ऑफ द कंक्रीट, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन कंक्रीट हो सकता है, और ड्रेनेज प्रॉपर जो आपका ब्लॉक्ड रहता है, ठीक है। प्लास्टिक वगैरह की बॉटलें पड़ी हैं, ड्रेनेज आपका सिस्टम पूरा ओल्ड है, ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से रोड बन गई है, पेवमेंट्स जो है पोरस नहीं है, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, पानी भर जाता है। इतनी सी बारिश में पूरा पानी भर जाता है, पूरी तरमतर पानी भर जाता है, ठीक है। इसकी वजह से कोचिंग सेंटर में डिज़ास्टर भी हुआ था अर्बन फ्लडिंग की वजह से। तो ठीक है, दैट इज़ ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड ही है क्योंकि हमने ही तो रोड बनाई। एंड माइन फ्लडिंग जैसे अभी रिसेंटली, अभी लास्ट वीक या उससे पहले की न्यूज़ है, डिमा हसाओ जो कि है हमारा असम में, आई गेस असम में जो है ये रैट होल माइनिंग चल रही थी और वहाँ पे पूरा पानी भर गया, कुछ लोग मर भी गए और वहाँ पे रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हुआ था फिर उनको निकालने के लिए। तो एक एग्जांपल हो गया। स्टैम्पीड्स, अभी रिसेंटली तिरुपति टेम्पल में स्टैम्पीड हुआ, उससे पहले हाथरस में हो रखा है। और ये एक डेटा है कि 79%, आप 80% याद रखो, रिलीजियस मास गैदरिंग में ही आपके स्टैम्पीड्स हुए हैं। स्टैम्पीड तो सिंपल है, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये यूपीएससी में नहीं आया है, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप इस तरीके से दे सकते हो कि ऑरिजिन से, ये नेचुरल इवेंट्स की वजह से होता है, कोई भी, जैसे इस पर फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो जियोलॉजिक प्रोसेस की वजह विद पैटर्न बायोलॉजिकल अकरेंस, लेकिन ये ह्यूमन एक्टिविटी, नेग्लिजेंस, एरर या इंटेंशनल एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दो। देन आओ स्केल ऑफ इम्पैक्ट पे। स्केल ऑफ इम्पैक्ट, इट ऑफन अफेक्ट द लार्ज एरियाज, ठीक है। जब कोई मान लो फॉर एग्जांपल बहुत फ्लड आया तो बहुत लार्ज पॉपुलेशन इफेक्ट होती है, साइक्लोन आया, अर्थक्वेक आया, बहुत लार्ज पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि कैसा है, बट मोस्टली लोकलाइज्ड ही रहता है। अगर आप कोई इंडस्ट्री में डिजास्टर हुआ है तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही होगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लार्ज स्केल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, लेकिन मोस्टली ये जो होता है ये लार्ज एरियाज में होता है। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, देखो नेचुरल डिजास्टर तो कभी भी आ सकता है और वो आके रहेगा, अर्थक्वेक आके रहेगा, उसको आप इम्पॉसिबल है कि आप उसे प्रिवेंट कर लो। अर्थक्वेक को प्रिवेंट नहीं कर सकते, सुनामी को प्रिवेंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, ठीक है। लेकिन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर सकते हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम से रेस्क्यू कर सकते हो, वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हो, रेस्क्यू नहीं इवैक्यूएट कर सकते हो। बिल्डिंग कोड्स अगर है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड तो आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना सकते हो, फ्लड प्रोन जो है फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके आप जो है मिटिगेशन मेजर्स जो है ये इससे डैमेज को कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो। चिली का मॉडल है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स से रिलेटेड, वो यूज़ कर सकते हो। एंड प्रिवेंशन मिटिगेशन जनरली अवॉइडेबल है विथ प्रॉपर रेगुलेशन, सेफ्टी मेजर्स एंड बेटर प्लानिंग। तो जनरली ये अवॉइडेबल है। कौन सा? मैन मेड वाला। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी वजह से हो रही है ना, हमारी दिक्कतों की वजह से हो रही है। अगर हम वो चीज़ें ठीक कर लें तो वो होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल हम प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करें, ड्रेनेज हम क्लॉग ना करें, ठीक है,
पेवमेंट्स को पोरस रखें, तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने की बजाय हम मियावाकी टेक्नोलॉजी से फॉरेस्ट को रीजनरेट करें, कुछ ओपन एरियाज़ रखें अर्बन एरियाज़ में भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप एनक्रोचमेंट ना करें, फॉर एग्जांपल जो आपके लेक्स हैं और उस सब का, तो क्या होगा आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। रिकवरी कैसे होगी? देखो, रिकवरी जो होती है यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहती है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक रिकवरी तो और भी बहुत साल लग सकते हैं। लाइक अगर जो आपके ये वाला है नेचुरल में, ठीक है, बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आया था कि कितना सारा, मतलब कि भुज में जब अर्थक्वेक आया तो कितने सारे लोग मरे थे, पता है, 20,000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, और वहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है मैन मेड डिज़ास्टर है तो दैट डिपेंड ऑन कि कितनी सिवियरिटी थी, कितना डैमेज हुआ है, उस हिसाब से आपका जो है रिकवरी जल्दी, बट जनरली जल्दी रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। बट जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी है, अब ये तो एक ऐसी ट्रेजिडी थी जिसमें कि पॉपुलेशन जो है लंबे टाइम तक वहाँ पे अफेक्टेड रही है। सो ये एक अलग केस है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सिवियरिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन कहीं पे आपने अर्बन फ्लडिंग हुई तो कुछ ही टाइम में वो ठीक हो जाता है, मानसून जाते ही ठीक होने लग जाता है सब कुछ। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, ये ह्यूमन एक्शन की वजह से है, तो ह्यूमन की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत है। कैसे? लिमिटेड टू नो कंट्रोल। अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमने ख़राब करी है, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी वजह से, हमने जो डिफॉरेस्टेशन किया, हमने जो है डिफॉरेस्टेशन किया और पॉल्यूशन किया, जो है हमारे एमिशंस ज़्यादा है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा और ड्रॉट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम ही ड्रॉट को बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ अ नेचुरल, ठीक है। ड्रॉट को हमने कहाँ पे पढ़ा था? कमेंट करो। ड्रॉट इज़ विच टाइप ऑफ, ड्रॉट कौन से टाइप का जो है नेचुरल डिज़ास्टर है? अभी हमने पढ़ा था ना ड्रॉट किस टाइप का है, मेट्रोलॉजिकल है या क्लाइमेटोलॉजिकल है? बताओ। क्लाइमेटोलॉजिकल है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल शॉर्ट टर्म, क्लाइमेटोलॉजिकल लॉन्ग टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्योंकि नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो होती है, देखो इसको आप इस तरीके से समझो, पहले इसको समझो, ऐसे देखते हैं, रुको एक सेकंड। ठीक है, दिस इज पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर के बाद, एंड दिस इज प्री डिजास्टर, डिजास्टर से पहले, और यहाँ पे आएगा आपका डिजास्टर। मान लो यहाँ पे कोई डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, कुछ भी, और पोस्ट डिजास्टर। तो जब डिजास्टर होता है उस टाइम पे एग्जैक्ट जब डिजास्टर हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स मीन्स अभी डिजास्टर आ गया, एकदम से तो एनडीआरएफ की टीम नहीं आ जाएगी ना, एकदम से तो एनडीएमए नहीं आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पे तो नहीं आ जाएंगे, है ना। सो कौन कम्युनिटी होगी वहाँ पे? इंडिविजुअल कम्युनिटी होगी। उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से रहता है? तो आप जो है अपनी हेल्प करें, आप दूसरों की भी हेल्प करें, दैट इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। और फिर आता है आपका रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिलीफ, ठीक है। रेस्क्यू एंड रिलीफ, ये तो पूरी टीम आएगी एनडीएमए की और वो करेंगे, ठीक है। उस टाइप पे जो है आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स रहता है, इमीडिएट हेल्प, इमीडिएट रिलीफ देना होता है डिज़ास्टर होने, जब डिज़ास्टर हुआ उसी टाइप पे। मतलब अर्थक्वेक हो रहा है तब नहीं, अर्थक्वेक तो हो के चला जाएगा, तभी तो आएगी टीम। सो यहाँ पे उस टाइम पे आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल जो है आपके बेसिक नेसेसिटीज़ देना, रिलीफ मेजर्स देना। बेसिक नेसेसिटीज जैसे घर, शेल्टर, घर नहीं, प्रॉपर शेल्टर होम्स बने होते हैं, ठीक है। पहले तो आप इवैक्यूएट करोगे। फॉर एग्जांपल जो है उत्तराखंड में जब डिज़ास्टर आया था तो क्या हुआ था?
बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया था ना, जो अगर अर्थक्वेक आया तो मिट्टी के ढेरों के बीच पे लोग फंसे रहते हैं, उन सबको इवैक्यूएट करोगे, सर्च करोगे, रेस्क्यू करोगे, फिर उनको शेल्टर पे लेके जाओगे, उनको जो बीमार है, जो जिनको चोट लगी है उनको हॉस्पिटलाइज करोगे, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दोगे, डॉक्टर मेडिसिन वगैरह दोगे। किसी को ट्रॉमा हुआ है साइकोलॉजिकल, तो उसको, बच्चों को स्पेशली जो होते हैं उनको थोड़ा सा आप उनको थोड़ा सा काउंसलिंग सेशंस भी रखोगे, ठीक है। उसके अलावा जो रोटी कपड़ा मकान टाइप है ना, तो घर दोगे, पानी दोगे, प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। पोस्ट डिज़ास्टर क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। इट इज़ पोस्ट डिज़ास्टर इज़ रिकवरी, ठीक है। अब रिकवरी में दो चीज़ें एक साथ ही चलती है, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिहैबिलिटेशन क्या होता है कि बेसिक जो टेम्प्ररी मेजर देना, बट बेसिक सर्विसेज को रिज्यूम करना, ठीक है, ये थोड़ा सा टेम्प्ररी बेसिस पे होता है। और रिकंस्ट्रक्शन जो है आपका लॉन्ग टर्म। मान लो रिहैबिलिटेशन में टेम्प्ररी आपने हाउसिंग दे दी, कुछ टेम्प्ररी बेसिस पे आपने हाउसिंग दे दी, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉपर आपने उसको पूरा सेटल करने के लिए पूरा रिज्यूम करना, जो भी रोड टूटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोल्स गिर गए थे, ब्रिजेस कोलैप्स हो गए थे, उसको दोबारा बनाना, तो टाइम लगेगा ना रिकंस्ट्रक्शन में। तो रिहैब थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। फास्ट कैसे कि आपने उनको टेम्पररी शेल्टर दे दिया, अभी उनको थोड़ा सा जो यहाँ पे शेल्टर है वो तो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स था, उसके बाद की यहाँ पे बात हो रही है। उन्हें कहीं तो सेटल करोगे, अभी एक साथ एक ही जगह पे थोड़ी रहेंगे सब, उनको कुछ ना कुछ तो घर वगैरह दोगे, कुछ ना कुछ तो दोगे, राइट। सो रिकंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा लंबा टाइम, उसमें क्या होता है उनको जॉब वगैरह, उनका लाइवलीहुड इंश्योर करना। जॉब मीन्स जॉब नहीं, बट उनका प्रॉपर लाइवलीहुड को इंश्योर करना एक सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है, होना चाहिए। फिर आता है प्री डिज़ास्टर। प्री डिज़ास्टर, अब ये पोस्ट डिज़ास्टर के बाद, डिज़ास्टर होने से पहले दो चीज़ें आपको करनी होती हैं। वो है पहला, प्री डिज़ास्टर जो होता है वो होता है रिस्क को कम करना, रिस्क रिडक्शन। तो रिस्क रिडक्शन कैसे करोगे? एक तो होगा मिटिगेशन, और दूसरा होगा प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। मिटिगेशन में क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लेना। स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब हो गया स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना देना, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल मेजर है फिजिकल जो फॉर्म में, ठीक है। ऐसी चीज़ें करना जो कि आपकी जो है आपकी वल्नरेबिलिटी को कम कर दे, आपके रिस्क को जो है आपकी कैपेसिटी को बढ़ा दे, आपका रिस्क कम हो जाए। और नॉन स्ट्रक्चरल जैसे कि बिल्डिंग कोड्स, बाय लॉज वगैरह कुछ ऐसे बनाना कि लोग उसको फॉलो करें, गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। देन प्रिपेयर्डनेस पे होता है कि बिल्कुल डिज़ास्टर आने वाला है तो आप उससे कैसे डील करोगे। तो क्या करोगे, प्रिपेयर्डनेस का मतलब आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होना चाहिए। आप उससे अर्ली वार्निंग दोगे डिज़ास्टर आने से पहले, ठीक है। आपका प्रॉपर एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर डिज़ास्टर आता है तो हम किस तरीके से मूव करेंगे। आप जो है ट्रेनिंग करोगे प्रॉपर, आपके पर्सनल जो भी आपको एनडीआरएफ की टीम चाहिए या जो भी है, आप ये देखोगे कि हमारे पास प्रॉपर पर्सनल है या नहीं। हमारी इन्वेंट्री, जो भी डिज़ास्टर आने के टाइम पे कुछ इन्वेंट्री चाहिए होगी ना, खाना पीना, शेल्टर वगैरह, ठीक है, ये सब हमारे रेडी है या नहीं। अगर आपको ऐसा डिज़ास्टर जो कि पहले से पता चल सकता है, क्या फ्लड पता चल सकता है, येस। अर्थक्वेक पता चल सकता है, येस। इवन सुनामी भी पता चल सकती है। तो आप क्या, अर्थक्वेक होता है जब, फॉर एग्जांपल साइक्लोन होता है, अर्थक्वेक छोड़ो, साइक्लोन में, फेनी साइक्लोन में पहले ही इवैक्यूएट कर लिया गया था, ठीक है। सो दैट इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आप कितने अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। सो प्रिपेयर्डनेस समझ आया। अब इसको आगे से डिटेल में पढ़ते हैं। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल, डिज़ास्टर होने से पहले प्री डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन होता है। पहला है इसमें मिटिगेशन में रिस्क को असेस करना और प्रिवेंट करना, ऐसी चीज़ें करना जिससे जो है हमारी जो हैज़ार्ड है, वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। सो इस पर हम क्या करते हैं, हैज़ार्ड को मैप करते हैं, वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स को यूज़ करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
प्रिपेयर्डनेस में हम कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं, अर्ली वार्निंग देते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, हाँ इवैक्यूएट भी करना, कंसोलिडेट करते हैं प्रिपरेशन फॉर कमिंग डिज़ास्टर। और डिज़ास्टर जब आता है तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स देते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, रिस्पॉन्स रिलीफ, ठीक है। इंडिविजुअल मींस इमीडिएटली आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें, दूसरों की करें, रेस्क्यू एंड प्रोवाइड, फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर है तो उसी टाइम पे, जैसे जब कभी भी डिजास्टर आता है ना, तो लोकल कम्युनिटी के लोग ही एकदम से फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, वो ही लोगों को निकालते हैं वहाँ से जहाँ डिज़ास्टर आया है, कोई मिट्टी मलबे में नीचे दब गया हो उसको, ये सब, ठीक है। उसके बाद टीम आती है। सो टीम क्या करेगी, इमीडिएट इंटरवेंशन, सर्च करेगी, रेस्क्यू करेगी, सिक्योरिटी देगी, फूड वाटर शेल्टर, बेसिक चीज़ें जो है ये देगी, ठीक है। ड्यूरेशन ये शॉर्ट टर्म होता है, एंड पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो कि रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज, ठीक है, एंड फंक्शंस, वीक से मंथ्स तक चल सकता है, और रिकंस्ट्रक्शन तो ईयर्स तक चल सकता है, क्योंकि आपको प्रॉपर वहाँ पे हर चीज़ को बिल्ड करना, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो प्री डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है हमने वैसे पढ़ लिया है काफ़ी डिटेल में, इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ विच आर एक्टिविटीज़ टेकन टू डिक्रीज द ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी लॉसेस टू द पोटेंशियल हैजार्ड, ठीक है भाई, अपने लॉसेस को कम करना हैजार्ड के प्रति, ठीक है, दैट इज़ अ रिस्क रिडक्शन। तो उसमें क्या होता है, पहला है मिटिगेशन मेजर्स लेना, ताकि जो है आपका इफेक्ट भी कम हो, वल्नरेबल कंडीशंस टू इट, दैट इज़ ऑल्सो, ताकि फ्यूचर डिज़ास्टर ना हो, ठीक है। फ्यूचर डिज़ास्टर तो हो, सॉरी फ्यूचर डिज़ास्टर तो होगा, लेकिन उसका स्केल कब हो जाएगा। डिज़ास्टर क्या होता है, हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी, ठीक है। आपकी वल्नरेबिलिटी जो है, आपने हैजार्ड को तो कम नहीं कर सकते, पर वल्नरेबिलिटी को तो बढ़ा सकते हो। वल्नरेबिलिटी को तो कम कर सकते हो, हैजार्ड को कम नहीं कर सकते, तो वल्नरेबिलिटी तो कम कर सकते हो। कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो तो रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। आप इसको बना भी सकते हो, वल्नरेबिलिटी कम, कैपेसिटी इन्हांस, तो रिस्क जो है दैट विल रिड्यूस। और यही तो हमें करना है, यही तो करना है। तो उसके लिए मेजर्स जो है आप लेंगे, क्या क्या मेजर्स लेंगे, हैजार्ड जोनिंग का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया मैंने देख लिया, दैट इज हैजार्ड जोनिंग, मैंने मैपिंग कर ली कि ये हैजार्ड है, यहाँ पे आ सकता है लैंडस्लाइड, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में आ सकता है, हिमालयाज में आ सकता है, ठीक है। प्लेन एरिया में राजस्थान में थोड़ी लैंडस्लाइड आएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आ सकता है दैट इज दी हैजार्ड जोनिंग या हैजार्ड मैपिंग। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये मैंने इकट्ठा इसे लिख दिया कि बार बार लिखना ना पड़े असेसमेंट, बट ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वल्नरेबिलिटी को असेस करना और रिस्क को असेस करना दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पहले से वल्नरेबिलिटी पढ़ के आए हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड रिस्क असेसमेंट ये भी हमने पढ़ लिया था, तो इसको आप देख सकते हो। वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रैटेजीज या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, स्ट्रक्चरल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज, ताकि आप डिजास्टर से कोप अप कर सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रायोरिटी 3 ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क। अभी हम इसको पढ़ेंगे, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, उसका प्रायोरिटी देखो, 4 प्रायोरिटीज है सेंडाई में। पहला है समझना, डिजास्टर को समझना। दूसरा है गवर्नेंस मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। तीसरा है रेजिलियंस, ठीक है, रेजिलियंस, उसमें प्रिपेयर्डनेस के मेजर्स भी आ गए। और फोर्थ है उसमें कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनमें से जो थर्ड प्रायोरिटी वाला है उससे ये मैच होता है, ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाना। स्ट्रक्चरल मेजर्स लेके प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मिटिगेशन मेजर्स ले रहे हैं हम, ठीक है, प्रिवेंशन कर रहे हैं या जो भी है। जैसे एम्बैंकमेंट्स फ्लड को प्रिवेंट करेगा। इरिगेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, ड्रॉट प्रूफिंग मेजर है ये, ड्रॉट प्रूफिंग मेजर। ड्रॉट अगर आ गया तो इरिगेशन है तो फार्मर अपनी खेती कर सकता है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रॉपर है आपका तो ड्रॉट प्रूफिंग मेजर की तरह काम करेगा वो। प्लांटेशंस जो है अगर होगी तो लैंडस्लाइड कम होगा। एक स्टीप स्लोप है बट आपने वहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ठीक है, तो आप जो है होल्ड करेगी मिट्टी, उस मिट्टी को होल्ड करेगा वो पेड़, और लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं भाई, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है। स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चरल मतलब कि कोई लॉ, कोई नॉर्म्स, कोई रूल्स, कोई गाइडलाइंस, ठीक है, कोई टेक्नो लीगल रेजिम, यानी कि गवर्नेंस लेवल पे आप जो भी कर रहे हो, ये प्रायोरिटी 2 ऑफ सेंडाई से मैच करता है।
दैट फैसिलिटेट्स द मेन स्ट्रीमिंग द डिजास्टर। अच्छा, ये जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मेन स्ट्रीम करते हैं, मतलब ये बात बढ़ाने की है, ठीक है। अगर ऐसे खाली इस पे आए तो वैसे नहीं आएगा। हेल्प अथॉरिटीज टू डिक्रीज इंक्रीज द डिजास्टर रेजिलियंस, ठीक है, जैसे बिल्डिंग कोड्स, प्रिवेंटिंग हैबिटेशन इन द रिस्क जोन, ये भी तो रिलोकेट करना, इसका मतलब ये है रिलोकेट कर देना। रिलोकेट करना एक स्ट्रक्चरल मेजर नहीं है, इट इज़ अ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, क्योंकि वो एक लॉज, रूल्स, गाइडलाइंस इन सबसे एसोसिएटेड है। जोनिंग रेगुलेशंस, ठीक है, ओके। Then mitigation measure में we can integrate the disaster risk reduction activities in all the developmental activities, ठीक है। ये भी करें कि जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो उनमें हमारा एक रीज़न, हम ये भी सोचें कि हम जो भी काम करें, कोई भी हम डेवलपमेंट एक्टिविटी, कोई भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, तो उसमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को हम मेन स्ट्रीम करें, इंटीग्रेट करें, दैट इज़ द मिटिगेशन मेजर। और भी शॉर्ट टर्म मेजर्स हम ले सकते हैं, जैसे कि कम्युनिटी और पब्लिक, इसको शॉर्ट टर्म जरूरी नहीं है लिखना, आप सिंपल लिख दो कि अवेयरनेस फैलाना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का मेंटेनेंस करना, ठीक है, तो उससे भी फर्दर फ्यूचर डिजास्टर्स कम हो सकते हैं। प्लस एक और चीज़ है कि पोटेंशियल डिजास्टर पे सोशल और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ को कम करना, वो भी आपका डिजास्टर मिटिगेशन में आता है। प्रिपेयर्डनेस में क्या आएगा, हमने पहले पढ़ा था, प्लान्स बनाना, ठीक है। सो मेजर्स विच इनेबल द गवर्नमेंट, कम्युनिटीज, इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड रैपिडली। नाउ दिस इज द कीवर्ड रैपिडली। डिजास्टर आता है, उस पर आप फटाफट से रिस्पॉन्ड करें, उसके लिए जो भी चीज़ें करनी होती है दैट इज़ प्रिपेयर्डनेस। जैसे कि इमरजेंसी प्लान्स बनाना, जैसे कि वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना, जैसे कि इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना, ट्रेनिंग करना, इवैक्यूएशन प्लान्स रेडी होने चाहिए। अगर कोई रिकरिंग डिजास्टर एरिया है, जो कि यहाँ पे रिकरिंग डिजास्टर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपके प्लान्स रेडी होना बहुत ज़रूरी है। सर्च रेस्क्यू मेजर्स होने ज़रूरी है, ताकि लॉस कम हो जाए, क्रिटिकल सर्विसेज का डिसरप्शन, डैमेज कम हो जाए डिजास्टर का, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिस्क रिडक्शन। ये जस्ट ऐसे लिखा है, ये सेकेंड ARC से उठाया गया है, ठीक है। और ये इसलिए लिखा है कि अगर कभी फॉर एग्जांपल आपसे ऐसा पूछा जाए कि बेसिक एलिमेंट्स बता दो रिस्क रिडक्शन के, तो आप इसको थोड़ा सा और इसमें और एक दो पॉइंट हो गए तो आप ये ऐड कर सकते हो कि आपके पास एक लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी कि जैसे NDA में है, वो गाइडलाइंस बनाता है, ये हमारा एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ठीक है। प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है हमारा नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वगैरह, वो हो गया। हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना, प्लानिंग करना रिस्क रिडक्शन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, रिस्क रिडक्शन की टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो वहीं से लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना रिस्क रिडक्शन में, ये सारी चीज़ें जो है इस पर आएगी। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, सो ड्यूरिंग डिजास्टर, ठीक है, कितने पेज कर लिया हमने? 8 ही पेज किए अभी तक, भाई बहुत सारा है। तो ड्यूरिंग डिजास्टर emergency response initiatives taken to ensure the needs and the provisions of the victims are met and suffering is minimized, ठीक है। सो आप क्या करोगे कि जो विक्टिम्स हैं उनकी प्रोविजन, उनकी नीड्स जो है मीट हो और सफरिंग मिनिमाइज हो, यही करोगे, ठीक है। तो इवैक्यूएशन, सर्च रेस्क्यू, प्रोविजन ऑफ द बेसिक नीड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। बेसिक एलिमेंट्स क्या है? SOPs को फॉलो करना, ट्रिगर मैकेनिज्म को फॉलो करना, इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ देना, कम्युनिटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल बॉडीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के रोल्स को कोऑर्डिनेट करना, यानी कि सब अलग अलग काम कर रहे हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और ड्यूअल एफर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती के रिसोर्सेज को जो है वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलिंग इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इन्फॉर्मेशन क्यों, सबको पता तो होना चाहिए कि कहाँ जाना है, इस एरिया में ये लग रहा है या वट जो भी है। एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से रिलीफ मेजर्स दे रहे हो या नहीं। पोस्ट डिजास्टर जो होता है रिकवरी फेज होता है, ठीक है। तो आप अर्ली रिकवरी एंड फ्यूचर वल्नरेबिलिटीज और फ्यूचर रिस्क को कम करो, ठीक है। 2 ओवरलैपिंग फेजेस होते हैं, रिहैब एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिहैब वही टेम्प्रेरी पब्लिक यूटिलिटीज देना, हमने देखा था, जो बेसिक जो आपके जो है उसको रिज्यूम करना, जो भी आपकी नॉर्मल लाइफ है, ठीक है।
बेसिक सर्विसेज को रिज्यूम करना। सो इंटरिम मेजर की तरह हम जो है हाउसिंग दे दें, टेम्प्रेरी पब्लिक यूटिलिटी दे दें टू असिस्ट द लॉन्ग टर्म रिकवरी। रिकंस्ट्रक्शन तो पता है, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर हैबिटेट को सस्टेनेबल लाइवलीहुड देना, तो इनका जो लाइवलीहुड चला गया उसको भी वापस देना। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिकवरी, ये जरूरी नहीं है याद करना, बट जस्ट ऐसे ही पढ़ लो, एक अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लान रिकवरी होनी चाहिए, मोर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। ठीक है, integrating the risk reduction features in the rehabilitation measures, focus on weaker section, this is very important, weaker section में important फोकस होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, केरल में एक डिज़ास्टर हुआ था, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट उस टाइम पे जो है प्रॉपर तरीके से आई थिंक फ्लड ही हुए थे, उस टाइम पे वुमेन को एक वुमेन और इन सब का ध्यान रखा गया था इन टर्म्स ऑफ द बेसिक हाइजीन एंड सैनिटेशन। ठीक है, एंड दैट इम्प्रूव्ड द आउटकम। ठीक है, सो वल्नरेबल सेक्शन पे फोकस एंड मॉनिटरिंग ऑडिट एंड इवैल्यूएशन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की ये कहीं पूछा नहीं है, बट ये पूछ सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, रिस्क को रिड्यूस करने की इम्पॉर्टेंस बताओ। ठीक है, डिजास्टर को हम क्यों कम करना चाहते हैं, डिजास्टर के रिस्क को क्यों कम करना चाहते हैं, मीन्स लॉसेस को कम करना चाहते हैं। कैसा लॉस, लॉस टू लाइफ कम करना चाहते हैं, लॉस टू हमारा एसेट कम करना चाहते हैं, वी इकोनॉमिक लॉसेस को कम करना चाहते हैं। ठीक है, और रिस्क रिडक्शन से जो हमारा है डेवलपमेंट वो सस्टेनेबल हो जाए। ठीक है, कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहते हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क कम होगा, आप प्रॉपर तरीके से जो है डेवलप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देखो अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए और आप वैसे ही इतने गरीब हो, आप वैसे ही इतने गरीब हो, ठीक है, एक गरीब नेशन है और हम आपके यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर से डिज़ास्टर और आ जाए तो क्या होगा, आप तो गए, डिज़ास्टर भी आ गया तो आप तो गए, आपने तो जो इतनी डेवलपमेंट की है आपका सारा भट्टा पानी में गया। सो इसीलिए जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है हमारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भी। सो यहाँ पे है इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG गोल टारगेट 11.5 दैट सेज कि बाय 2030 हमें नंबर ऑफ डेथ कम करनी है, पीपल अफेक्टेड कम करना है, ग्लोबल GDP पे डायरेक्ट लॉसेस को कम करना है। ये एक्चुअली सेडाई फ्रेमवर्क पे भी है, सेम टू सेम, ये हम देखेंगे। सो टारगेट 11.5 में भी है ये। ठीक है, दूसरा है लाइफ्स को बचाना है। ठीक है, डिजास्टर रेजिलियंस से, सॉरी डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर से, प्रिपेयर्डनेस प्लान से, अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह से। जैसे साइक्लोन फेरी में डेथ बड़ी कम हो गई। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ानी है, जैसे जापान में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर द 2011 अर्थक्वेक, तो उससे जो है आपकी इकोनॉमिकली वो जो है उनको जो नुकसान था वो बहुत कम हुआ है, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, क्विक रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेटबैक्स को कम करने के लिए, इकोनॉमिक सेटबैक्स, ताकि जो है आप जल्दी से आपकी जो लोकल इकॉनमी है या उसका इम्पैक्ट ग्लोबल जो आपके नेशनल इकॉनमी पे भी ना पड़े, तो वो चीज़। ठीक है, लोकल इकॉनमी थी तो नेशनल इकॉनमी चलती है। देन कम्युनिटी एम्पावरमेंट, लोकल नॉलेज को बढ़ाना, रेजिलियंस को बिल्ड करना, कलेक्टिव एक्शन को फॉस्टर करना। ठीक है, सो कम्युनिटी एम्पावरमेंट, जैसे बांग्लादेश में जो लोकल्स होते हैं ना, दे आर ट्रेन्ड इन दी फ्लड प्रिपरेशन, हेल्प्ड डिक्रीज कैजुअलिटी ड्यूरिंग फ्लडिंग। ठीक है, सो लोकल्स को बांग्लादेश में ट्रेन किया जाता है तो फ्लड में जो कैजुअलिटीज़ है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के सक्सेस एंड फेलियर्स, साइक्लोन फेनी ये हमने देखा था, और फेलिन फेलियर में आप देख लो, ये कुंभ मेला में 2013 में भी हुआ था, वैसे 1954 में हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। स्टैम्पीड हुआ था तो दैट वाज अ फेलियर। भोपालगंज ट्रेजेडी वाज अ फेलियर। इवन तिरुपति, ऐसे तो फिर तिरुपति में डिज़ास्टर आया, क्या डिज़ास्टर आया, क्राउड मैनेजमेंट वहाँ का अच्छा नहीं था प्रॉपर तरीके से, तो तिरुपति में अभी स्टैम्पीड हुआ, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क एट ग्लोबल लेवल। ओके,